हम दोनों भाई हैं। तो चलिए, मैंने पिछले क्लास में बताया था आप लोगों को कि फादर ऑफ इवोल्यूशन कौन है। तो चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन है, और इन्होंने ही क्या दिया था, नेचुरल सिलेक्शन दिया था, जिसका पूरा नाम है थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, तो इसमें मैंने बताया था आपको कि इसके अकॉर्डिंग 5 हेडिंग है। पहला है ओवर प्रोडक्शन है, दूसरा स्ट्रगल फॉर द एग्जिस्टेंस है, तीसरा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है, चौथा वेरिएशन, और पांचवा इवोल्यूशन स्पेसिएशन है, दैट इज उसके बाद इवोल्यूशन होता है। अब असल में जो डार्विन थे तो उनको आइडिया ऑफ इवोल्यूशन कैसे आया, कैसे उनके दिमाग में आएगा भाई इवोल्यूशन हुआ है। ठीक है, मान लीजिए कि आप इस जनरेशन के हैं, ठीक है, और आपको मोबाइल दे दिया जा रहा है एडवांस वर्जन एंड्रॉयड, सुपर एमोलेड डिस्प्ले, आईफोन 13 प्रो अल्ट्रा लेजेंड प्रो मैक्स दे दिया जा रहा है, तो आपको कैसे समझ में आएगा कि आईफोन 4S भी था वो, इतनी झड़ी चुकी था ही वो दे चुकी। ठीक है, वो चार्जर लेके ढूंढते रहिए, मिल बना करेगा। आप अभी प्रेजेंट जनरेशन का चीज़ देख रहे हैं। ठीक है, लेकिन कैसे उसका इवोल्यूशन हुआ है ये जब आप पीछे जाइएगा तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो वैसे ही असल में इनको आइडिया कैसे आया, कुछ तो देखे होंगे तभी तो आइडिया आता है। तो सबसे पहले जानिए कि डार्विन साहब थे कौन। तो ये कोई साइंटिस्ट नहीं थे, एक नेचुरलिस्ट थे। ठीक है, डार्विन कौन थे, एक नेचुरलिस्ट थे। अब जो जो मेन चीज है उसको खाली लिख देंगे, बाकी चीजें बोलेंगे। नेचुरलिस्ट थे, और ये एक यूनिवर्सिटी है छपरा में, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, उसी से ये ग्रेजुएट हुए थे। मैंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी छपरा में नहीं है, लंदन में है, ब्रिटेन में, वहीं से ये ग्रेजुएट हुए थे। अब देखिए, आपने सुना होगा कि दोस्ती में कुछ लोग बर्बाद भी होते हैं, दोस्ती में कुछ लोग बन भी जाते हैं। तो इनके दोस्त अच्छे थे। एक का नाम था मेन्सलो, एक का नाम था लायल, चार्ल्स लायल। ठीक है, एक बोटेनिस्ट थे, एक प्लांटोलॉजिस्ट वगैरह थे शायद। ठीक है, तो 1831 में, ठीक है, इनके दोस्त ये नेचुरलिस्ट थे, कहाँ के थे, तो ब्रिटेन के थे ये। ठीक है, लंदन लिख देते हैं, ब्रैकेट में ब्रिटेन लिख देते हैं, ब्रिटेन के थे। तो 1831 में ग्रेजुएट हुए ये, ग्रेजुएटेड 1831 में। ठीक है, अब 1831 में एक वॉयज इसको कहते हैं कि मैंने यात्रा पे, वर्ल्ड टूर पे, अम्मी नीचे बाबू खिला रही है, बत्तख का जो चोंचों का आवाज आता है ना वही नीचे से आ रहा है। खैर, इधर ध्यान दीजिए। तो 1831 में, ठीक है, ये ग्रेजुएट हुए। तो हम लोग इधर नहीं है कि कैसे भी करके, आप जानते ही हैं, पास वास हो जाता है लोग। उस माने ग्रेजुएट का मतलब होता था कि हाँ ग्रेजुएट हुआ है, नॉलेज रहता था। तो यूनिवर्सिटी की तरफ से एक टूर जा रहा था, वर्ल्ड टूर। ठीक है, तो मेन्सलो और लाइलो बोला कि तुम भी चलो भाई। तो ना हम क्या क्या करेंगे, तुम बोटनिस्ट हो, प्लांटोलॉजिस्ट हो, हम नेचुरलिस्ट आदमी क्या करेंगे। तो जबरदस्ती उनको ले गया लोग। पता है कितने साल के ट्रिप पे था, गेस कीजिए। वर्ल्ड टूर कितने साल के लिए था? 22। 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, 4 साल नहीं, 5 साल। 5 साल की यात्रा पे निकलना था। ठीक है, तो 1831 से निकला, शुरू हुआ जब उनका जहाज था। मेडिकल में सवाल भी है, ठीक है, कि जो शिप था उसका नाम क्या था, और जिस डॉकयार्ड से निकला था, शिप माने SHWP वाला नहीं, SHIP, जो टाइटेनिक टाइप होता है ना वो शिप। ऐसा नहीं कि मैंने जहाज वाला से, मैंने जहाज से गए उड़ के, नहीं, पानी वाला जहाज था। ठीक है, तो शिप का नाम था शिप HMS बीगल। मेडिकल में सवाल है इससे,
बीगल, ठीक है। और जिस डॉकयार्ड से इस शिप को माने रहता है बंदरगाह रवाना, ठीक है, तो उस डॉकयार्ड का नाम है प्लाईमाउथ डॉकयार्ड, लंदन। देख लीजिएगा डॉकयार्ड, ठीक है, जो लंदन में है, ठीक है। वहीं से जहाज रवाना हुई 1831 में, जब वो जहाज पहुंची एक आइलैंड पे, ठीक है। जहाज पहुंची एक आइलैंड पे, उस आइलैंड का नाम है गोलगप्पा आइलैंड, सॉरी गैलापागोस आइलैंड। क्या नाम था? गैलापागोस आइलैंड, ठीक है। वो जब जहाज पहुंची वहां पे गैलापागोस आइलैंड पे, तो उनको कुछ बर्ड्स दिखाई दी, ठीक है। अब वो बर्ड्स के अंदर इतना वेरिएशन उन्होंने देखा, मैंने डिफरेंस देखा। जैसे एज फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आप अभी किस कलर का तोता देखें? ग्रीन, जो सुगा बोलते हैं वो लोग, सुगा भोजपुरी में। अचानक से आप कहीं गए हुए घूमने के लिए, मान लीजिए कि युगांडा गए हैं, ठीक है। हम वहाँ गए, पता चला कि एक तोता आपको दिखाई दे रहा है जो काला कलर का है, तो सरप्राइज हो जाएगा, काला कलर का तोता कहाँ से भाई, ये कैसे हो गया? कुत्ता आप देखें अभी तो आपकी भाई पीला देखे होंगे, ब्लैक देखे होंगे, ठीक है, व्हाइट देखे होंगे। मान लीजिए वो कुत्ता आप देख रहे जो लाल कलर का है, तो सरप्राइज होइएगा ना भाई। तो वैसे ही इन्होंने एक ऐसे कुछ बर्ड्स को देखा वहां पे, उस एरिया में, उस आइलैंड पे, ठीक है, जो नॉर्मल जो बर्ड्स होती थी साउथ अमेरिका में, उससे बिल्कुल डिफर थी। तो उनको आइडिया आया, बाद में उन्हीं बर्ड को डार्विन फिंचेस कहा गया, ठीक है। तो आता है एग्जाम में कि व्हाट आर डार्विन फिंचेस, तो कहिएगा द बर्ड्स which were seen by Darwin in Galapagos Islands are called Darwin finches। अब आइडिया ऑफ इवोल्यूशन कहाँ से आया, कब आया, किस जगह पे आया? तो डार्विन को जो इवोल्यूशन का जो आइडिया था वो गैलापागोस आइलैंड पे आया था, डार्विन फिंचेस को देखने के बाद। अब वो जहाज रिटर्न हुई 1836 में, ठीक है। रिटर्न जो जहाज है वो आई दोबारा 1836 में, और उस वक्त जब जहाज वापस आई, ठीक है, दोबारा ब्रिटेन में, लंदन में, तो ये एक और मतलब उस वक्त वहाँ के फेमस फिलोसफर कहिए, साइंटिस्ट कहिए, आर वेलेस नाम था उनका, उनसे उन्होंने मिला, बातचीत की। आर वेलेस कौन है आपको बता दिए, वही आर वेलेस हैं जो उस जमाने में एक थ्योरी दिए थे पॉपुलेशन पे, कि पॉपुलेशन जो है वो डे बाय डे बढ़ रहा है ज्योमेट्रिकली, मतलब कि 2, 4, 8, 16, 32, 64 ऐसी ज्योमेट्रिकली। फूड सप्लाई जो है वो बढ़ रहा है अरिथमेटिकली, यानी 1, 2, 3, 4 ऐसे बढ़ रहा है। और फूड का जो प्रोडक्शन का जो स्पेस है वो डे बाय डे घट ही रहा है। ये 1836 में मैंने के ज़माने की बात आपको बता रहे हैं, उस एज में 36 38 उस वक्त की आपको बात बता रहे हैं। अभी जो बोले हैं आपको लग रहा होगा सर अभी की बात बता रहे हैं, अभी भी तो वही हाल है। पॉपुलेशन कैसे बढ़ रहा है? ज्योमेट्रिकली। फूड प्रोडक्शन, अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो भूखे पेट सो जाते हैं, गरीबी में बहुत सारे लोग अभी भी हैं, ठीक है। और स्पेस डे बाय डे घट ही रहा है, क्योंकि पॉपुलेशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि भाई जाहिर सी बात है, रहने का सब कुछ चाहिए, ठीक है। इतना टेक्नोलॉजी डेवलप होने के बाद भी हम उस लेवल पे फूड का प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं जितना हमारा पॉपुलेशन है। अभी भी बहुत सारे लोग भूखे सो जाते हैं, ठीक है। आपको पता ही है उस जमाने में आर वेलेस ने ये बात कही थी कि द पॉपुलेशन इंक्रीजिंग जियोमेट्रिकली, द फूड प्रोडक्शन इंक्रीजिंग अरिथमेटिकली, बट द स्पेस फॉर प्रोडक्शन ऑफ फूड इज डिक्रीजिंग डे बाय डे। तो उनसे जाकर उन्होंने कंसल्ट किया, और वो डार्विन और आर वेलेस ये दोनों मिलके और इस पर रिसर्च करना शुरू किया। और 1836 से जब ये अपना शुरू किया लोग इस पे काम करना, इवोल्यूशन थ्योरीज पे, ठीक है, जिसमें नेचुरल सिलेक्शन वाली जो बात
चलिए वीडियो कट गया था। चलो वीडियो कट गया था। खैर चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ तो चलिए शुरू करते हैं। मैं बता रहा था आपको कि नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है, दिया गया डार्विन के द्वारा। अब जो जो साइंटिस्ट थे मैंने जो दोनों लोग थे आर वेलेस और डार्विन, ये जब रिसर्च शुरू किए वेरिएशन कैसे हुआ, आखिर डार्विन फिंचेस के अंदर कैसे वेरिएशन आया, ठीक है, तो 36 मैंने 37 38 39 40 मैंने 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल नहीं, 10 साल नहीं, 15 साल नहीं, 20 साल नहीं, पूरे 22 साल लगे थे। 22 साल के बाद यानी 1836 से लेके 1858 में उन्होंने अपना रिसर्च कंप्लीट किया। 22 इयर्स लगे थे। हम लोग 1 साल 2 साल 3 साल किसी चीज़ में कोशिश करते हैं और हिम्मत हार जाते हैं। ये 22 साल मैंने सैल्यूट है मैं डार्विन और आर वेलेस पे। मैंने मोस्टली जो काम था डार्विन का ही था, लेकिन उनका भी सपोर्ट था आर वेलेस का भी। और 22 साल के बाद उन्होंने अपना थ्योरी को वो उन्होंने लोगों को बताया और फाइनली 1859 में यानी 1859 में उनको वो पहचान भी मिल गई जो चाहिए था उनको मतलब थ्योरी आ गई, उनकी दे दी गई, प्रपोज कर दी गई, ठीक है, एक्सेप्टेबल थी कि हाँ जो ये बात दो कर रहे हैं डार्विन वो बात सही है। इसीलिए उनको फादर ऑफ इवोल्यूशन का दर्जा दिया गया डार्विन को, ठीक है। और डार्विन ने अपने नेचुरल सिलेक्शन में क्या क्या बातें कही है तो मैंने पहले ही बताया था, अभी बता दे रहे हैं। उनके अकॉर्डिंग टू नेचुरल सिलेक्शन इसमें 5 हेडिंग है। एक है ओवर प्रोडक्शन, ठीक है, एक है जो दूसरा है वो है स्ट्रगल फॉर द एग्जिस्टेंस, स्ट्रगल फॉर द एग्जिस्टेंस। जो तीसरा है वो है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो और चौथा है वेरिएशन, एंड द लास्ट वन इज स्पेसिएशन। स्पेसिएशन का मतलब ये होता है दैट इज ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज, ठीक है। और जिसमें ये सब होगा उसमें इवोल्यूशन तो होना ही है, ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज। स्पेसिएशन का मतलब यही होता है। और जिसमें ये सब होगा इवोल्यूशन तो इवोल्यूशन उसमें हो जाएगा, होता है, ठीक है। ये उन्होंने प्रूफ किया। कभी कभी ये भी आता है, जैसे आपने सुना होगा कि न्यूटन्स के 3 लॉ हैं, ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन, सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन, थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन। इन तीनों में से मेन कौन है तो सेकेंड लॉ को मेन कहा जाता है, ठीक है। वैसे ही नेचुरल सिलेक्शन में ये 5 हेडिंग्स हैं। इस सबसे मेन इसमें आता है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, क्योंकि अकॉर्डिंग टू जो डार्विन है उन्होंने कहा कि जो अपने आप को नेचर के अकॉर्डिंग फिट करेगा वही सरवाइव करेगा, ठीक है। जो अपने आप को नेचर के अकॉर्डिंग फिट नहीं करेगा वो सरवाइव नहीं करेगा। तो फिटेस्ट का यहाँ पे सेंस यही है, ठीक है, यही सबसे मेन है। उसके बाद से जब इस तरह की चीजें आ जाएंगी तो उसके अंदर वेरिएशन आएगा, फिर स्पेसिएशन आएगा। जैसे ही उन्होंने ये सारी बातें कही, 1858 में उनको पहचान मिली, 1859 में उनकी थ्योरी को भी अप्रूव कर दिया गया, ठीक है। मतलब 1858 में उन्होंने लोगों को बताया नेचुरल सिलेक्शन के बारे में। 1859 में उनको वो उपाधि दी गई, पूरा फैल गया। और इसी बीच ये मतलब पूरा जो साइंटिफिक वर्ल्ड है, जो साइंस जगत है, वो इनके इस थ्योरी पे काम करना शुरू किया, ठीक है। इसी बीच मेंडल आए थे जो पी प्लांट पे 1856 से 1863 तक यानी 1856 से 1863 तक जो वर्क किए थे पी प्लांट के ऊपर, 7 कैरेक्टर 14 ट्रेड्स। इसी बीच वो भी अपना एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन लोगों को समझाना चाह रहे थे, लेकिन वो उस लेवल को वो तो एक चर्च में ऑगस्टिन मोनेस्ट्री के एक चर्च फादर थे
तो उनको वो उस तरह का नहीं पहचान मिला और वो अपना बात रखने आए थे, लेकिन चूंकि पूरा साइंस वर्ल्ड तो इधर व्यस्त था, डार्विन डार्विन हर जगह पर बातें चल रही थी, तो वो जो मेंडल हैं उनको बिना कोई पहचान मिले ही, ठीक है, इवन उन्होंने एक लोकल अखबार में भी बहुत कुछ छपवाया था अपने थ्योरी के बारे में, अपने एक्सपेरिमेंट के बारे में, लेकिन फिर भी 1865 में उन्होंने किताब लिखी थी, किताब को पब्लिश कराया था, एक्सपेरिमेंट प्लांट हैबिटेशन, लेकिन फिर भी उनकी बातों को कोई ध्यान नहीं दिया, क्योंकि सब लोग किधर व्यस्त था, डार्विन पे, और जगह डार्विन डार्विन बातें होती थी, ठीक है। और मेंडल बिना पहचान किए ही 1884 में किडनी वगैरह खराब हो गया था, इसके बाद डेथ कर गए। ये अलग बात है कि उनके डेथ के मैंने 16 साल के बाद 3 अलग अलग साइंटिस्ट हैं 1900 में, शिमाक और कार्ल कोरेस और ह्यूगो डिवरीज, जो उनके थ्योरी को दोबारा से, जो भी उनका वर्क था, थ्योरी नहीं थी उनकी, एक वर्क जो अपना किए थे, दोबारा से उस पर उन्होंने काम किया और रिपब्लिश किया, और डार्विन को मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स की उपाधि दी गई, ठीक है। लेकिन जो डार्विन थे उन्होंने अपना जो नेम फेम है अपने आंखों से देखा है, ये सारे साइंटिस्टों के साथ ऐसा नहीं हुआ है। अल्फ्रेड नोबेल के मरने के बाद से वो उनको उपाधि दी गई कि हाँ भाई अल्फ्रेड नोबेल है, उन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया है, इस तरह से बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, मरने के बाद से उनको वो चीज़ बताया गया, दिया गया है, ठीक है। वैसे लेकिन ये डार्विन खुशनसीब माने साइंटिस्टों में से हैं, क्योंकि उस वक्त तो नेचुरलिस्ट थे, लेकिन जब फादर ऑफ इवोल्यूशन हो गए तो साइंटिस्ट तो आप कर ही सकते हैं, भाई साहब बेचारे बहुत मेहनत की है। तो इन्होंने अपना जो अचीवमेंट है वो अपने आंखों से देखा है, रिकॉग्निशन, एक शान था कि हाँ भाई आई एम द फादर ऑफ इवोल्यूशन, ठीक है। तो डार्विन ने इस चीज़ को देखा है, तो यही डार्विन के बारे में है। और जनरली एग्जाम वगैरह में आता है सवाल इनसे कि व्हाट डू यू मीन बाई नेचुरल सिलेक्शन, तो ये 5 हेडिंग याद रखिएगा, ठीक है, एक सीरियल वाइज को याद रखना है, ठीक है। और कुछ डार्विन के बारे में भी याद रखिएगा कि फादर ऑफ इवोल्यूशन चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन है, एक नेचुरलिस्ट थे, लंदन के रहने वाले थे, ब्रिटेन, ठीक है, ग्रेजुएट हुए थे वही कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से 1831 में। दोस्ती कितनी इम्पोर्टेंट है ये मैंने बताया आप लोग को कि मैन्स्लो और चार्ल्स लायल जो थे उनके दोस्त, जबरदस्ती को खींच के ले गया लोग 5 साल के वर्ल्ड टूर पे, 5 साल के, जिस जहाज से ले गया था उस जहाज का नाम HMS बीगल है, और जहाँ से निकला था उनका डॉकयार्ड को प्लाईमाउथ डॉकयार्ड है। गैलापागोस आइलैंड पे पहुँचा वो, हाँ मैंने गोलगप्पा नहीं, गैलापागोस आइलैंड। और फिर वहाँ पे जाने के बाद उन्होंने डार्विन फिंचेस देखा। सवाल आता है व्हाट आर डार्विन फिंचेस, तो बताइएगा कि द बर्ड्स विच वी आर सीन बाई डार्विन एट गैलापागोस आइलैंड्स आर कॉल्ड डार्विन फिंचेस। और फिर 1836 में वो जहाज वापस आई, 22 साल उनका एक मैंने समझ लीजिए कि एक परिश्रम था, वनवास था, मेहनत था, ठीक है, एक प्रतिज्ञा थी उनकी कि ना भाई हमको कुछ करना है इस पे। और फाइनली 1858 में उन्होंने अपना जो थ्योरी है दिया, और 1859 में उस चीज़ को अप्रूव भी कर गया। और आज के डेट में भी फादर ऑफ इवोल्यूशन कौन है? चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन है, ठीक है। ये और उनका ये जो थ्योरी है वो अभी भी चलता है, और आप लोग अभी भी पढ़ रहे हैं कि भाई वो जो फादर ऑफ इवोल्यूशन तो चार्ल्स डार्विन को कहा जाता है, ठीक है। तो बताते हैं वीरगल, ठीक है। थैंक यू सो मच।